हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपका शोका सर कुछ वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज दसम वर्ग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो अति फायदेमंद होगा और ख़ास करके वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो प्रश्न इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट प्रश्न का हम लोग वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने का काम करते हैं, जानते हैं। और बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और जो भी नए बच्चे होंगे वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन अशोका इंस्टीट्यूट चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, यानी कि इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका सी होगा 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास, चूंकि अभी वस्तुनिष्ठ बता रहे हैं फिर भी बताता हूं कुछ, कि राष्ट्रीय विकास परिषद ये केंद्र सरकार और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री के बीच तालमेल सामंजस्य स्थापित करने का ये परिषद का गठन किया गया है। तो कब? 6 अगस्त 1952 को। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, जो इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पिछड़ा राज्य यानी कि जो राज्य भारत का बीमारू राज्य है, जो आर्थिक रूप से आधारभूत संसाधनों के मामलों में पिछड़ा हुआ राज्य है, उसे हम बीमारू राज्य कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन में पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, तो इसका आंसर जो होगा वो बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि कौन सा था? तो याद होना चाहिए कि आज़ादी के बाद हमारे देश में हर क्षेत्र के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और ये कब? तो 1951 से 1956, यानी इसका आंसर बी होगा। याद होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा। ये 5 साल की योजना होती है, हालांकि योजना अभी यह स्थगित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो याद होना चाहिए कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 3 तरह की आर्थिक व्यवस्था होती है। कौन कौन? तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी है। तो जहाँ तक भारत की आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन के निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति यानी दोनों स्तरों पर होती है। अतः ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट लोग हैं वह अवश्य चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 क्वेश्चन में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण साहब ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था छात्रों के द्वारा, तो उसी छात्र आंदोलन का आगे चल करके जो नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग, चूंकि हम लोग को पता है बाबू कि योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग है। योजना आयोग जिसका गठन आता है परीक्षा में 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसी का नया नाम हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नया नाम दिए नीति आयोग, जिसका कब से ये स्थापना हुई? तो याद रखेंगे 2015, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय आय का सृजन जो होता है वो उपभोग द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा, कि वितरण द्वारा, कि विनिमय द्वारा? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादक क्रियाओं द्वारा। जब उत्पादन होगी तो ही आय का में वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाए थे? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? कमी होगा, वृद्धि होगा, ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बाबू लोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से मैं बता दूं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है, यानी 9 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 साख का क्या अर्थ होता है? क्रेडिट यानी गुडविल का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ होता है, मुख्य अर्थ अगर होता है विश्वास करना, भरोसा करना, और यहाँ पर एक और दे दिया है ऋण लौटाने की क्षमता, तो ये 10 का आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे लोग अवश्य एग्जाम में बिहार बोर्ड बनाती है, तो ध्यान में रखेंगे कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, ये कथन प्रोफेसर ट्रेस्टकॉट महोदय का है, यानी इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की एक माध्यम है, विकास है, धुरी, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जो होना चाहिए क्या है? तो एक माध्यम होगा, लेन देन का माध्यम होता है मुद्रा। चलिए नेक्स्ट, बचत क्या है यानी सेविंग क्या है? तो सेविंग यानी बचत, मैं बता दूं कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आय तथा उपभोग यानी कि एस बराबर होगा आई माइनस सी। आई माइनस सी इसका कहीं पर ऑप्शन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आई माइनस सी होना चाहिए, कच्ची होना चाहिए आई माइनस सी, ठीक है। जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसे याद रखेंगे, ध्यान में रखना है इसी के आधार पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का आई माइनस सी होना चाहिए, इस बराबर यही होता है कि सेविंग बराबर इनकम, यानी कि क्या बोलते हैं, आय तथा उपभोग के अंतर को कहते हैं। तो आय मतलब आई हो गया इनकम, और सी का मतलब होता है कंजप्शन, है ना, तो आई माइनस सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो मैं बताते चलूँ बाबू, व्यावसायिक बैंक हमारे देश में अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ BTBC जो बता देता हूँ कि 19 गो राष्ट्रीयकृत बैंक है, और ये सबसे पहले 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली यानी लंबे समय तक 15 से 20 सालों तक ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, वित्तीय संस्था है? तो इसका उत्तर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? हमने अभी अभी बताया था। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अकॉर्डिंग टू BTBC बुक 19 अर्थात 19 अर्थात बी इसका आंसर होगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको देखेंगे, समझेंगे, और अब मुझे विश्वास है कि वीडियो देखते ही आप सभी को याद हो जाएगा, और मैं पक्का बोलता हूँ कि बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे।
तो इसी तरह से वीडियो मैं डालता रहूँगा, जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको डालता रहूँगा। आप लोग अपना राय, अपना सजेशन बच्चों देते रहिए, और जो ज़रूरत है आप लोगों के लिए, जो भी विषय के लिए, वो अवश्य अपना कमेंट में बॉक्स में लिखेंगे, जिसको मैं समय समय पर आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज हमारे देश का शीर्ष बैंक के रूप में जाना जाता है, बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बाप कहते हैं, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यानी 17 क्वेश्चन नंबर का जो होगा आंसर बी होगा, 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को। ये 17 क्वेश्चन नंबर, 18 क्वेश्चन नंबर, ये सब बिहार बोर्ड क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बना चुके हैं, तो याद रखेंगे ये सब। अब हम लोग आते हैं 19 क्वेश्चन नंबर। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो ये बना था 1919 ईस्वी में। सहकारिता समिति का गठन 1904 में हुआ था, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी का निर्माण के प्रमुख घटक हैं? तो याद रखेंगे मानव पूंजी के निर्माण के घटक जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, यानी 5 होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, यानी 5। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि बीमारू राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ रहता है, जहाँ आधारभूत सुविधाएं की कमी होती है, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम होता है। तो देखा जाए तो बीमारू राज्य नहीं है, पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा मुख्य रूप से सी, यानी कर्नाटक। जैसे बिहार तो जान में करते हो, भारत के सभी राज्यों में बिहार पिछड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अगर देखा जाए इनमें सबसे सटीक आंसर तो कर्नाटक होगा। अब आते हैं, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट रूप में चलती है मुख्य रूप से? तो इसमें इसका आंसर होगा मॉल सेवा, जो एक ही छत के नीचे आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाएं का क्रय विक्रय होती है, तो उसको मॉल कहा जाता है, और ये गैर सरकारी है। अब आते हैं हम लोग, ये 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था। अब हम लोग 23 से ज्योग्राफी में देखेंगे। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो बाबू हो, ये कहे थे भौगोलिकविद जिमरमैन साहब कहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है बाबू, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने? 25। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जनरली खनिजों को अनवीकरणीय संसाधन में रखा गया है। ओके, स्मॉल इज ब्यूटीफुल की किसकी रचना है? तो शुमशेर का है, यानी 26 का आंसर डी होगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुई थी, यानी 27 का आंसर होगा डी। 28, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है बाबू? तो कुल क्षेत्रफल का, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का देखा जाए तो 43 यानी 43% भाग जो है वो मैदानी भाग है, समतल भाग है, यानी 29 का उत्तर बी होगा। अब आते हैं हम लोग 30, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी बहुदेशीय परियोजनाओं को लाभ को देखते हुए हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत बांधों को भारत का मंदिर कहा था, यानी 30 का आंसर होगा सी। चलिए आगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है बाबू? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी 31 का बी आंसर होगा। चरक का संबंध कहाँ से है? तो चरक एक आयुर्वेदिक थे, और ये चरक संहिता इन्होंने किताब भी लिखा है, और ये भारत से थे, यानी भारत से इनका संबंध था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन कैंसर रोग के लिए है। पीतल बनाया जाता है तांबा जास्ता से।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल बाबू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी है, चूना पत्थर है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, गुड्स। अब्रक की कितने किस्म होते हैं? तो अब्रक का जनरली किस्म की अगर बात करते हैं तो 3 होते हैं, यानी 36 का आंसर भी। उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मैग्नीज। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आपको प्राकृतिक कोयला को नहीं है, सॉरी, तो विद्युत होगा इसका आंसर, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो कौन नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो बी होगा इसका आंसर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, यानी इसका आंसर डी। रोपण कृषि का उदाहरण है, तो रोपण कृषि यानी व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आते हैं और इसका सटीक आंसर चाय होगा, यानी ए। इनमें कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल उस फसल को, भारत में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है और मार्च अप्रैल तक खेतों से काट ली जाती है, यानी रबी फसल। इनका जो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो चना होगा, यानी सी। अब हम लोग 42, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो मांसाहारी नहीं होते हैं यानी शाकाहारी होते हैं उसे भरपेट दाल खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो मेरे बाबू, मेरे बच्चे, हमने आप लोग को वो सब प्रश्न इंपॉर्टेंट आज का वीडियो में बताया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी और ज्योग्राफी से। तो प्लीज़ मेरे जितने भी सोना है मेरे बाबू लोग हैं, इस वीडियो को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा लगे या कुछ सजेशन देना हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अवश्य जल्द ही लाऊंगा। तो बाय।